इंजीनियरिंग और बिजली की दुनिया का एक ऐसा आविष्कार जिसने बड़े उद्योगों की तस्वीर ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं तुल्यकालिक मोटर की, जिसे हम तकनीकी भाषा में सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। हाँ, सिंक्रोनस मोटर। और सीधे पहली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए। फिर एक बहुत ही शानदार 3D विजुअल दिखाई दे रहा है। हाँ, ये काफी स्पष्ट है। इसमें 2 चमकदार मोटर्स हैं। बाईं तरफ एक नारंगी रंग का डीसी जनरेटर है जो घूमते हुए डीसी मोटर में बदलता हुआ दिख रहा है। और दाईं तरफ एक नीले रंग का ऑल्टरनेटर है जो सिंक्रोनस मोटर में बदल रहा है। ये विजुअल मशीन की मूल अवधारणा को बहुत ही सटीकता से समझाता है। अच्छा। जैसे डीसी जनरेटर का ही दूसरा रूप डीसी मोटर है। मतलब मशीन अंदर से बिल्कुल वही है, बस काम करने की दिशा बदल गई है। हाँ। ठीक वैसे ही ऑल्टरनेटर का दूसरा रूप सिंक्रोनस मोटर यानी तुल्यकालिक मोटर है। इसका मुख्य कार्य विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर उसे यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी में बदलना है। ये एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट है और यहीं पर मेरे दिमाग में एक बुनियादी सवाल आता है। पूछिए। एक ऑल्टरनेटर जिसका मुख्य काम बिजली बनाना है, वो बिल्कुल सिंक्रोनस मोटर के ही डिजाइन का क्यों होता है? इसका सीधा सा जवाब रिवर्सिबिलिटी के सिद्धांत में छिपा है। रिवर्सिबिलिटी? हाँ, मशीन की अंदरूनी संरचना एक समान नहीं रहती है। जब आप इसके शाफ्ट को किसी बाहरी टरबाइन से घुमाते हैं तो ये बिजली बनाती है, और जब आप इसे ग्रिड से सीधे बिजली देते हैं तो ये एक मोटर की तरह घूमने लगती है। ये तो वाकई इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। बिल्कुल। तो अब इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझने के लिए हम दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ विजुअल में 2 एक जैसी 3D मोटर्स चमकदार तारों के माध्यम से एक दूसरे से समानांतर यानी पैरेलल जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ, और इन तारों में ऊर्जा का प्रवाह साफ देखा जा सकता है। तो इसका क्या मतलब है? ये दूसरी स्लाइड इस मशीन के मूल सिद्धांत को दर्शाती है, जिसे बेसिक प्रिंसिपल कहते हैं। अच्छा। कल्पना कीजिए कि 2 ऑल्टरनेटर एक साथ पावर ग्रिड पर समानांतर चल रहे हैं और बिजली बना रहे हैं। अब अगर अचानक किसी एक ऑल्टरनेटर का प्राइम मूवर, मतलब वो इंजन जो से घुमा रहा है, हाँ वही, अगर उसे बंद कर दिया जाए तो वो मशीन रुकती नहीं है। रुकती नहीं है? नहीं, इसके बजाय वो उसी ग्रिड से पावर लेने लगती है और एक मोटर की तरह चलने लगती है। ओह! इसी अवस्था को हम सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। क्यों? जब एक भारी भरकम मशीन अचानक पावर बनाने के बजाय पावर खींचने लगती है तो क्या इससे पूरे सिस्टम या ग्रिड पर कोई बड़ा झटका नहीं लगता? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन वास्तव में पावर ग्रिड बहुत विशाल होते हैं और उनका इनर्शिया यानी जड़त्व बहुत अधिक होता है। वे इस तरह के बदलाव को आसानी से संभाल लेते हैं। अच्छा, मतलब ग्रिड के बाकी हिस्से इस कमी को तुरंत पूरा कर देते हैं। एकदम सही। ग्रिड का इनर्शिया वाकई कमाल का होता है। चलिए अब तीसरी स्लाइड की ओर कदम बढ़ाते हैं। इस स्लाइड का जो 3D विजुअल है वो काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, ये मुझे बहुत आकर्षित कर रहा है। चित्र में 2 मोटर्स के बीच एक 3D चमकदार गियर जैसी संरचना दिखाई दे रही है, जिसके दांत आपस में बिल्कुल फंसे हुए हैं। ये गियर वाला विजुअल चुंबकीय लॉकिंग यानी मैग्नेटिक लॉकिंग का एक बहुत ही सटीक रूपक है। मैग्नेटिक लॉकिंग? हाँ, सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर यानी बाहरी स्थिर भाग और रोटर यानी अंदर घूमने वाला भाग, दोनों का चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल एक ही समान गति से घूमता है। अच्छा। इस वजह से दोनों के बीच एक अदृश्य मैग्नेटिक लॉक बन जाता है, ठीक उन गियर्स की तरह जो आपस में फंसे हैं। बिल्कुल। यदि ये दोनों समान गति से न घूमे तो ये मोटर काम ही नहीं करेगी। या मुझे थोड़ा और समझना है। हाँ, बताइए। ये जो मैग्नेटिक लॉक है, ये आखिर कितना मजबूत होता है? क्या मोटर पर क्षमता से ज्यादा भारी लोड डालने से ये अदृश्य लॉक टूट सकता है? हाँ, ये बिल्कुल टूट सकता है। सच में? हाँ, अगर रोटर पर एक तय सीमा से ज्यादा लोड डाल दिया जाए तो रोटर का चुंबकीय क्षेत्र स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र से पिछड़ने लगता है। और जैसे ही ये गैप एक सीमा पार करता है, मैग्नेटिक लॉक झटके से टूट जाता है और मोटर काम करना बंद कर देती है। ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत जरूरी। इसी के साथ हम चौथी स्लाइड पर जान करते हैं। चलिए। इस स्लाइड के विजुअल में 2 मोटर्स के बीच एक चमकदार 3D स्पीडोमीटर या डायल है। हाँ। दिलचस्प बात यह है कि इसकी सुई एक निश्चित गति पर बिल्कुल स्थिर है, जरा भी कांप नहीं रही है। ये स्थिर सुई तुल्यकालिक गति यानी सिंक्रोनस स्पीड के कॉन्सेप्ट को दर्शाती है। अच्छा। जब रोटर में बाहर से डीसी सप्लाई दी जाती है तो उसमें चुंबकीय ध्रुव या पोल्स बनते हैं।
इस चुंबकीय क्षेत्र के घूमने की जो गति होती है उसे ही तुल्यकालिक गति कहते हैं। तो ये सुई इसलिए स्थिर है क्योंकि इस मोटर की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये हमेशा एक नियत यानी कांस्टेंट गति से ही चलती है। लेकिन एक स्थिर गति बनाए रखने के लिए रोटर को विशेष रूप से डीसी सप्लाई ही क्यों दी जाती है? हम इसे एसी सप्लाई क्यों नहीं दे सकते? इसका कारण यह है कि डीसी सप्लाई रोटर पर एक स्थिर और स्थायी पोलैरिटी बनाती है। मतलब नॉर्थ और साउथ पोल अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। एकदम सही। अगर हम एसी देंगे तो ध्रुव हर पल अपनी दिशा बदलेंगे। ओह, और उससे क्या होगा? उससे स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र के साथ वो स्थायी मैग्नेटिक लॉक कभी बन ही नहीं पाएगा। अब बात एकदम साफ हो गई। हाँ, चलिए गणित और विज्ञान को थोड़ा और मिलाते हैं और 5वीं स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही तकनीकी स्लाइड है। हाँ, बैकग्राउंड में एक बहुत ही एडवांस्ड सर्किट बोर्ड दिख रहा है और उस पर एक फॉर्मूला है, नीले और नारंगी रंग में चमकता हुआ, NS = 120F/P। ये फॉर्मूला काफी हाई टेक लग रहा है। ये फॉर्मूला इस पूरी मोटर का दिल है। मापा जाता है रोटेशंस पर मिनट। हाँ, जो F है वो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है जो हर्ट्ज में होती है, और जो P है वो मशीन में पोल्स की संख्या है। इसी फॉर्मूले से तय होता है कि मोटर कितनी तेज घूमेगी। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो एक सवाल उठता है। जी, अगर पावर ग्रिड में किसी तकनीकी वजह से फ्रीक्वेंसी यानी F में उतार चढ़ाव आ जाए तो क्या मोटर की गति भी तुरंत बदल जाएगी? बिल्कुल बदल जाएगी। इस सूत्र के अनुसार NS और F सीधे तौर पर समानुपाती हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, जैसे ही फ्रीक्वेंसी कम होगी, मोटर की गति भी उसी अनुपात में तुरंत कम हो जाएगी। ये तो बहुत ही सेंसिटिव मशीन है। काफी ज्यादा। आगे बढ़ते हैं और अपनी छठी स्लाइड हैं। देखते हैं इसमें क्या है। इस चित्र में एक 3D डायल है जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पश्चगामी यानी लैगिंग, इकाई यानी यूनिटी, और अग्रगामी यानी लीडिंग। और सुई कहाँ है? सुई लीडिंग वाले हिस्से पर रुकी हुई है। यह विजुअल मोटर के एक बेहद खास उपयोग की तरफ इशारा करता है। वो क्या है? ये मोटर केवल घूमने या पहिए चलाने के काम नहीं आती, बल्कि ये शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर सुधारने के भी काम आती है। अच्छा। हाँ, ये इकलौती ऐसी मोटर है जो जरूरत के हिसाब से तीनों पावर फैक्टर लैगिंग, यूनिटी और लीडिंग पर आसानी से चल सकती है। ये बात तो थोड़ी हैरान करने वाली है। क्यों? सिर्फ एक मोटर को चलाने से किसी पूरी बड़ी फैक्ट्री का खराब पावर फैक्टर कैसे सुधर सकता है? देखिए, जब हम इस मोटर को लीडिंग पावर फैक्टर पर चलाते हैं तो ये मोटर ग्रिड से रिएक्टिव पावर लेने के बजाय उसे ग्रिड को वापस देने लगती है। ओह, रिवर्स में काम करती है। ये बिल्कुल एक बड़े कैपेसिटर बैंक की तरह काम करने लगती है, जो फैक्ट्री के अन्य मोटरों और मशीनों के लैगिंग इम्पैक्ट को बेअसर कर देता है। मतलब ये मोटर एक तरह से पूरे सिस्टम के लिए डॉक्टर का काम करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब 7वीं स्लाइड पर चलते हैं। आइए। इस 3D मोटर के विजुअल में 2 अलग-अलग चमकदार ऊर्जा धाराएं प्रवेश कर रही हैं। स्टेटर के अंदर नीली 3 फेज AC सप्लाई जा रही है और रोटर के अंदर लाल रंग की DC सप्लाई जा रही है। ये विजुअल मशीन की प्रकृति को बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है। यह एक डबल एक्साइटेड मशीन है। डबल एक्साइटेड? हाँ, डबल एक्साइटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे चालू करने और सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 अलग-अलग पावर सोर्स चाहिए, जैसा कि विजुअल में दिख रहा है। बिल्कुल। स्टेटर को 3 फेज AC सप्लाई दी जाती है और रोटर को अलग से DC एक्साइटेशन दिया जाता है। पर एक ही मशीन को चलाने के लिए 2 अलग-अलग तरह की पावर यानी AC और DC दोनों की व्यवस्था करना क्या बहुत महंगा और जटिल काम नहीं है? ये शुरुआती तौर पर थोड़ा जटिल और महंगा जरूर है। तो फिर इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि बड़े उद्योगों में जहां निरंतर एक समान गति और पावर फैक्टर में सुधार की जरूरत होती है, वहां लंबे समय में इसके फायदे इस शुरुआती लागत से कहीं ज्यादा साबित होते हैं। लंबी रेस के घोड़े के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा खुराक तो चाहिए ही। सही कहा। चलिए 8वीं स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक पारदर्शी 3D ग्राफ है जिसमें लोड और गति को दर्शाया गया है। और इसमें एक रेखा भी है। हाँ, एक एकदम सीधी क्षैतिज चमकदार हरी रेखा है जो आगे बढ़ रही है। ये क्षैतिज हरी रेखा इस मोटर की सबसे बड़ी विशेषता को दर्शाती है। वो क्या है? तुल्यकालिक मोटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नियत घूर्णन गति यानी कांस्टेंट स्पीड है। मतलब स्पीड बदलती नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये ग्राफ साबित करता है कि लोड चाहे शून्य हो या फुल, गति बिल्कुल नहीं बदलती।
यहाँ तुल्यकालिक गति और रोटर की वास्तविक गति हमेशा एक बराबर होती है। लेकिन अगर किसी वजह से इस मोटर पर उसकी क्षमता से बहुत अधिक लोड डाल दिया जाए तो क्या ये संघर्ष करते हुए धीमी होगी या सीधे बंद हो जाएगी? जैसा कि ग्राफ में दिख रहा है, ये कभी धीमी नहीं होती। तो फिर क्या होता है? अगर बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया तो वो मैग्नेटिक लॉकिंग टूट जाएगी, जो हमने पहले डिस्कस किया था। हाँ, और मोटर एक झटके के साथ पूरी तरह से बंद हो जाएगी। ये ऑल और नथिंग के सिद्धांत पर काम करती है। ये तो बहुत ही सख्त नियम है। मशीनें नियमों से ही चलती हैं। चलिए 9वीं स्लाइड की इस विजुअल में एक नियॉन नारंगी रंग का सर्कल है जिसके अंदर रुकने का इशारा करता हुआ एक हाथ का 3D चिन्ह बना हुआ है जिसे स्टॉप साइन हो। ये चिन्ह एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ इशारा कर रहा है, स्टार्टिंग की समस्या। स्टार्टिंग में क्या समस्या है? तुल्यकालिक मोटर की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये कभी भी स्वयं चालू यानी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। अच्छा, तो इसे कैसे शुरू करते हैं? इसे शुरू में घुमाने के लिए किसी बाहरी यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए एक अलग से प्राइम मूवर या डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। ये थोड़ा अजीब लगता है। कैसे? जब स्टेटर के अंदर इतना शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है जो बाद में भारी से भारी लोड खींच सकता है, हाँ, तो वो रोटर को शून्य से खुद क्यों नहीं घुमा पाता? असल में समस्या ये है कि स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र तुरंत ही अपनी फुल स्पीड से घूमने लगता है। मतलब वो तुरंत टॉप स्पीड पर आ जाता है? हाँ, लेकिन भारी रोटर अपने इनर्शिया के कारण तुरंत उस गति को नहीं पकड़ पाता। टॉर्क हर आधी साइकिल में दिशा बदलता है, जिससे औसत टॉर्क शून्य हो जाता है और रोटर सिर्फ अपनी जगह पर कंपन करता रह जाता है। अब समझ आया, उसे शुरुआत में एक धक्के की जरूरत होती है। बिल्कुल, एक धक्का चाहिए। चलिए अब मोटर के अंदर झांकते हैं और 10वीं स्लाइड की ओर कदम बढ़ाते हैं। चलिए, यहाँ मोटर का एक एक्सप्लोडेड 3D व्यू दिखाया गया है जहाँ मोटर के सारे पुर्जे हवा में अलग अलग तैरते हुए दिख रहे हैं। ये शानदार स्लाइड मोटर की पूरी संरचना का एक ओवरव्यू दे रही है। इसके कितने हिस्से होते हैं? इसकी संरचना बिल्कुल एक 3-फेज ऑल्टरनेटर के समान होती है और इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला स्टेटर, दूसरा रोटर, तीसरा एक्साइटर और चौथा प्राइम मूवर। अगर इस प्राइम मूवर का काम, जैसा आपने बताया, सिर्फ मोटर को स्टार्टिंग का धक्का देना है, हाँ, तो क्या मोटर स्टार्ट होने और अपनी स्पीड पकड़ने के बाद इसे हटा दिया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। एक बार जब मोटर अपनी तुल्यकालिक गति पर पहुंच जाती है और स्टेटर रोटर के बीच मैग्नेटिक लॉक लग जाता है, तो प्राइम मूवर का काम खत्म हो जाता है और उसे सिस्टम से अलग कर दिया जाता है। बेहतरीन डिजाइन है, काफी सोच समझ कर बनाया गया है। आइए अब इसके हिस्सों को अलग अलग समझते हैं और 11वीं स्लाइड पर चलते हैं। चलिए। चित्र में एक 3D सिल्वर रंग की धातु की बड़ी सी अंगूठी है जिसके अंदर की तरफ कई सारे खांचे बने हुए हैं, स्लॉट्स बने हुए हैं। हाँ, ये अंगूठी नुमा हिस्सा मोटर का पहला मुख्य भाग है जिसे स्टेटर कहते हैं। ये मोटर का स्थिर भाग है जो अपनी जगह से हिलता नहीं है। अच्छा, इसे ही आर्मेचर भी कहते हैं। हाँ, इसे आर्मेचर भी कहा जाता है। इसमें जो आप देख रहे हैं वो सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड कोर होती है। इस कोर को बनाने के लिए साधारण ठोस लोहे के बजाय सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड शीट का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये पूरी तरह से ऊर्जा के नुकसान को कम करने के लिए किया जाता है। किस तरह का नुकसान? सिलिकॉन स्टील हिस्टेरेसिस लॉस को कम करता है और इसे पतली पतली शीट्स में लैमिनेट करने से एडी करंट लॉस काफी कम हो जाता है। इससे क्या फायदा होता है? इससे मशीन चलते समय बहुत ज्यादा गर्म नहीं होती। बहुत खूब। अब 12वीं स्लाइड का संकेत देते हैं। देखते हैं। इस विजुअल में उसी पारदर्शी स्टेटर के अंदर तांबे के तार लिपटे हुए हैं और बगल में चमकते हुए वाई यानी स्टार और एक त्रिभुज यानी डेल्टा के चिन्ह बने हैं। यह विजुअल स्टेटर वाइंडिंग की व्यवस्था को स्पष्ट करता है। अच्छा, उन्हीं कोर के खांचों के अंदर 3-फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है। इस वाइंडिंग को स्टार या डेल्टा कनेक्शन में जोड़ा जा सकता है और इसे ही सप्लाई दी जाती है। हाँ, इसी वाइंडिंग को बाहर से मुख्य 3-फेज एसी सप्लाई दी जाती है। ये स्टार और डेल्टा का चुनाव कैसे होता है? मतलब इंजीनियर्स ये कैसे तय करते हैं कि किसी मोटर को स्टार कनेक्शन में जोड़ना है या डेल्टा में? यह पूरी तरह से मशीन की वोल्टेज और करंट की आवश्यकता पर निर्भर करता है। कोई एक उदाहरण देंगे? जरूर। उच्च वोल्टेज से निपटने के लिए आमतौर पर स्टार कनेक्शन बेहतर होता है, जबकि जहां ज्यादा करंट और भारी पावर की जरूरत होती है वहां डेल्टा कनेक्शन को चुना जाता है। चलिए अब मशीन के घूमने वाले हिस्से की बात करते हैं और 13वीं स्लाइड की ओर बढ़ते हैं।
आइए। चित्र में एक 3D बेलनाकार आकार का रोटर है जिस पर तांबे के तार लिपटे हैं और इसके शाफ्ट के सिरे पर सोने के रंग के स्लिप रिंग लगे हैं। हम यहाँ रोटर का विश्लेषण कर रहे हैं। यह मोटर का वो भाग है जो तेजी से घूमता है। अच्छा। इस रोटर पर क्षेत्र वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग की जाती है। और क्योंकि ये लगातार घूम रहा है, इन स्लिप रिंग्स के माध्यम से ही बाहरी डीसी सप्लाई रोटर की वाइंडिंग तक सुरक्षित पहुंचाई जाती है। चूंकि रोटर लगातार बहुत तेज घूमता है, हाँ, तो क्या ये जो स्लिप रिंग्स हैं, हाँ, वे लगातार घर्षण की वजह से जल्दी घिस नहीं जाते? घर्षण तो होता है, लेकिन स्लिप रिंग्स को बचाने के लिए उनके ऊपर कार्बन के ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन ब्रश? हाँ, कार्बन ब्रश धातु की तुलना में नरम होते हैं, इसलिए रिंग्स के बजाय वे ज्यादा घिसते हैं। अच्छा। जिन्हें बदलना आसान होता है। बिल्कुल, उन्हें बहुत ही आसानी से और कम खर्चे में बदला जा सकता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग ट्रिक है ना? 14वीं स्लाइड पर जाने की यहाँ स्क्रीन पर दो बिल्कुल अलग-अलग डिजाइन वाले 3D रोटर एक साथ रखे गए हैं। एक में कुछ उभरे हुए हिस्से हैं, जबकि दूसरा बिल्कुल चिकना और बेलनाकार है। ये तुलनात्मक स्लाइड हमें बताती है कि सिंक्रोनस मोटर में रोटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? पहला है सैलेंट पोल रोटर और दूसरा है बेलनाकार रोटर यानी सिलिंड्रिकल रोटर। मोटर का काम तो एक ही है। हाँ। फिर इस एक ही काम करने वाली मोटर के लिए रोटर के दो बिल्कुल अलग-अलग डिजाइन क्यों बनाए गए हैं? ये पूरी तरह से मोटर की गति की आवश्यकता पर निर्भर करता है। मतलब स्पीड की वजह से? हाँ, धीमी गति पर चलने वाली मशीनों की भौतिकी अलग होती है और बहुत तेज गति पर चलने वाली मशीनों की भौतिकी अलग। इसी वजह से ये दो अलग-अलग डिजाइन विकसित किए गए हैं। आइए पहले डिजाइन को करीब से देखते हैं और 15वीं स्लाइड की ओर चलते हैं। चलिए। यह सैलिएंट पोल रोटर का क्लोजअप 3D चित्र है। इसमें पोल्स बाहर की तरफ निकले हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे किसी पहिए के कांटे हों। ये सैलिएंट पोल संरचना है। इसमें लैमिनेटेड स्टील के उभरे हुए ध्रुव होते हैं जो बाहर की तरफ निकले होते हैं। अच्छा। तकनीकी रूप से सिंक्रोनस मोटर में सबसे ज्यादा इसी रोटर डिजाइन का उपयोग होता है। पर एक व्यवहारिक बात सोचिए। जी बताइए। जब ये रोटर तेजी से घूमेगा तो क्या ये जो बाहर निकले हुए पोल्स हैं वे अंदर की हवा से टकराकर बहुत ज्यादा शोर पैदा नहीं करेंगे? वे बिल्कुल शोर पैदा करते हैं और हवा का घर्षण भी झेलते हैं, जिसे इंजीनियरिंग में विंडेज लॉस कहा जाता है। तो फिर इसका इस्तेमाल कैसे होता है? इसी शोर और हवा के भारी प्रतिरोध की वजह से इस डिजाइन को बहुत तेज गति वाली मशीनों में इस्तेमाल करना उचित नहीं माना जाता। ये कम गति के लिए ही है। समझ गई। अब 16वीं स्लाइड पर चलते हैं। आइए। यह उसी सेलिएंट पोल रोटर का एक 2D ब्लूप्रिंट या नक्शा है, जिसमें हरे रंग के तीरों से इसका बड़ा व्यास यानी लार्ज डायमीटर और कम लंबाई दर्शाई गई है। ये ब्लूप्रिंट इसके माप को स्पष्ट कर रहा है। इस रोटर का व्यास यानी मोटाई बहुत अधिक होती है, पर लंबाई कम है। हाँ, इसकी अक्षीय लंबाई काफी कम होती है। ये चौड़ा और छोटा डिजाइन विशेष रूप से कम गति वाली मोटरों के लिए एकदम उपयुक्त है। एक बड़ा व्यास होने से मशीन की गति कम क्यों हो जाती है? इसके पीछे क्या भौतिक विज्ञान काम कर रहा है? विज्ञान बहुत सीधा है। कम गति के लिए हमें रोटर पर ज्यादा पोल्स की आवश्यकता होती है। अच्छा। ज्यादा पोल्स को फिट करने के लिए रोटर की परिधि बड़ी होनी चाहिए, इसलिए व्यास बड़ा रखा जाता है। और अगर इसे तेज घुमाएं तो? अगर इतने बड़े व्यास वाले रोटर को बहुत तेज घुमाया जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से उसके टूटकर बिखरने का खतरा होता है। अब बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। हाँ। चलिए, ये दूसरे प्रकार के रोटर यानी बेलनाकार रोटर का 3D चित्र है। इसकी सतह बिल्कुल चिकनी है, कहीं कोई उभार नहीं है। इसे बेलनाकार रोटर संरचना कहते हैं। तकनीकी भाषा में इसे नॉन सेलिएंट पोल रोटर भी कहा जाता है। इसकी सतह बिल्कुल चिकनी और बेलनाकार होती है और इसमें कोई भी पोल बाहर की तरफ उभरा हुआ नहीं होता। अगर इसकी सतह बिल्कुल गोल और चिकनी है जी, तो उस पर नॉर्थ और साउथ चुंबकीय ध्रुव बनते कैसे हैं? यहाँ चुंबकीय ध्रुव लोहे के आकार से नहीं बल्कि तारों की वाइंडिंग की विशेष व्यवस्था से बनते हैं। अच्छा, वाइंडिंग से ही? हाँ, वाइंडिंग को इस तरह से खांचों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि जब उसमें करंट बहता है तो वह अपने आप बिना किसी उभरे हुए हिस्से के शक्तिशाली चुंबकीय पोल्स का निर्माण कर लेता है। ये तो सच में जादू जैसा है। विज्ञान का जादू। 18वीं स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आइए। यह बेलनाकार रोटर का ब्लूप्रिंट है जिसमें कम व्यास और अधिक लंबाई दिखाई गई है और इसके चारों तरफ से हरे रंग की चमकती हुई तेज गति रेखाएं निकल रही हैं। इस ब्लूप्रिंट में इसके माप बिल्कुल अलग हैं। हाँ, दिख रहा है। इसका व्यास बहुत कम होता है,
लेकिन अक्षीय लंबाई काफी अधिक होती है। ये लंबा और पतला बेलन जैसा डिजाइन उच्च गति यानी हाई स्पीड वाली मशीनों के लिए बेहतरीन है। हाई स्पीड पर घूमने के लिए रोटर को चौड़ा बनाने के बजाय इस तरह लंबा बनाना क्यों ज्यादा सुरक्षित रहता है? क्योंकि उच्च गति पर अगर रोटर का व्यास बड़ा होगा तो बाहरी किनारे पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत अधिक हो जाएगा, जिससे मशीन टूट सकती है। बिल्कुल, व्यास कम रखने से ये बल काबू में रहता है और पावर बढ़ाने के लिए रोटर की लंबाई बढ़ा दी जाती है। क्या कमाल की इंजीनियरिंग है। वाकई। 19वीं स्लाइड पर कदम रखते हैं। ये एक डायग्राम है जिसमें मुख्य रोटर शाफ्ट के ही एक सिरे पर एक छोटी सी मशीन लगी हुई दिखाई गई है। मुख्य मोटर के रोटर शाफ्ट पर ही लगा होता है और मोटर के रोटर के साथ साथ ही घूमता है। क्या मेन मोटर के शाफ्ट पर ही एक और जनरेटर लगा देने से मोटर पर बेवजह का बोझ नहीं पड़ता? ये बोझ बहुत ही नगण्य होता है। मतलब ना के बराबर? हाँ, मुख्य मोटर इतनी बड़ी और शक्तिशाली होती है कि इस छोटे से एक्साइटर का वजन या लोड उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। और सबसे बड़ी बात, इसके बिना वो विशाल मोटर चल ही नहीं सकती। एक्साइटर की अहमियत जानने के लिए 20वीं स्लाइड की ओर चलते हैं। चलिए। चित्र पिछले डायग्राम जैसा ही है, लेकिन इसमें एक्साइटर से निकलकर मुख्य रोटर तक जाती हुई एक चमकदार बिजली की तीर दिखाई गई है। ये चमकदार तीर उत्तेजक का कार्य समझा रही है। क्या कार्य है इसका? इसका मुख्य काम लगातार रोटर पोल्स को डीसी सप्लाई देते रहना है ताकि रोटर वाइंडिंग उत्तेजित रह सके। अच्छा, एक्साइटेड रह सके। हाँ, यही एक्साइटर रोटर को एक डीसी मोटर के आर्मेचर की तरह कार्य करने की ताकत देता है। अगर किसी कारण से ये छोटा सा एक्साइटर अचानक काम करना बंद कर दे, तो क्या पूरी भारी भरकम सिंक्रोनस मोटर तुरंत काम करना बंद कर देगी? जी हाँ, बिल्कुल। अगर एक्साइटर बंद हुआ तो रोटर का चुंबकीय क्षेत्र तुरंत खत्म हो जाएगा। स्टेटर और रोटर के बीच का मैग्नेटिक लॉक टूट जाएगा और सिंक्रोनस मोटर तुरंत आउट ऑफ सिंक होकर झटके से बंद हो जाएगी। मतलब ये छोटा सा हिस्सा पूरी मशीन की जान है। बिल्कुल सही कहा। अब हम अपनी 21वीं और अंतिम स्लाइड की ओर आते हैं। ये आखिरी कड़ी है। ये रोटर का एक 3D क्लोजअप है जिसमें लोहे के अंदर तांबे की छड़ें फंसी हुई हैं, जो देखने में बिल्कुल एक गिलहरी के पिंजरे यानी स्क्विरल केज जैसी लग रही हैं। इंजीनियरिंग में हम इसे अवमंदक कुंडलन या डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। डैम्पर वाइंडिंग। हाँ, ये वाइंडिंग पोल शूज पर की जाती है। इसमें तांबे की छड़ों को लगाकर उनके सिरों को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, जिससे ये पिंजरे जैसा दिखता है। बिल्कुल, और ये वही तकनीक है जो मोटर को शुरुआत में स्टार्ट करने में मदद करती है। तांबे की ये साधारण छड़ें यानी डैम्पर वाइंडिंग मोटर को शुरुआत में घूमने का पहला धक्का कैसे दे पाती हैं? जब स्टेटर का तेजी से घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र इन स्थिर तांबे की छोरों को काटता है तो इनमें एक करंट पैदा होता है। अच्छा, ये बिल्कुल एक इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर काम करता है। यही करंट शुरुआती टॉर्क पैदा करता है और भारी रोटर को घुमाना शुरू कर देता है। तो एक तरह से ये शुरुआत में इंडक्शन मोटर बन जाती है। एकदम सही पकड़ा आपने। बहुत खूब। तो इस तरह हमने एक एक करके इन 21 स्लाइड्स के माध्यम से सिंक्रोनस मोटर के पूरे विज्ञान को डिकोड किया। हाँ, हमने देखा कि कैसे इसके मूल सिद्धांत, चुंबकीय लॉकिंग और स्पीड के फॉर्मूले काम करते हैं। इसके दोहरे एक्साइटेशन की प्रकृति, रोटर के दोनों प्रकार के डिजाइन, एक्साइटर की अहम भूमिका और अंत में डैम्पर वाइंडिंग के जरिए इसे स्टार्ट करने की तकनीक का हमने आज बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया।